अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज आजिज। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन असगर साहब। आप डिसेबल होने के बावजूद बहुत हौसले से काम ले रहे हैं और जिंदगी बहुत इन्होंने अच्छे तरीके से गुजारने का सलीका सीख लिया है और ये सिखाते भी हैं ये सलीका दूसरों को। एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई हुई है, एसोसिएशन, जिसका नाम है पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन। उसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, चूंकि ये बहुत स्टूडेंट लाइफ से काम करते रहे, पीएसएफ के ये रहनुमा रहे स्टूडेंट लाइफ में, और अब भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाई हार्ट कारकुन हैं और रहनुमा हैं। मुख्तलिफ शोबों के लिए काम करते हैं, एक बहुत जरखेज जहन के मालिक हैं, बहुत जबरदस्त इनकी वर्किंग है और उस हवाले से हम इनसे बात करते हैं कि इनके क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं, क्योंकि ये जो डिसेबल जो लोग हैं, खासतौर से खवातीन, उनको एम्पावरमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारे एहतमाम करते हैं और उसको अपनी एसोसिएशन जो उन्होंने बनाई हुई है उसके तहत और भी इनके दीगर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि कैसे ये मैनेज करते हैं सारी अपनी जिंदगी को और अपने इतने सारे कामों को जो उन्होंने अपनी कांधों पे उठाए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। असगर साहब, वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बात करके कि जब हम देखते हैं कि इतना हौसला, इतनी जुर्रत कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना, नॉर्मल इंसान से ज्यादा अचीवमेंट करना, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों को देखकर। कैसे शुरू हुआ ये सफर आपका तालीम का, और उसका जरा थोड़ा सा बताइए हमें। मैं इस्लामाबाद में अल मखदूम स्पेशल एजुकेशन एक इदारा है जो कि उसमें मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, और उस वक्त फिर जो है राइटर्स की वजह से फिर मैंने पिंडी बोर्ड से जो है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद गॉर्डन कॉलेज में इंटर और ग्रेजुएशन की। और क्योंकि मैट्रिक जब मैं कर रहा था तो बहुत से लोग ये कहते थे कि साइकोलॉजी में किसी विजुअली इम्पेयर्ड बंदे को एडमिशन नहीं मिलता। तो मैंने चैलेंज लिया, मैंने कहा कि चले देखते हैं क्या होता है। तो मैं साउथ एशिया का फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने गार्डन कॉलेज से इंटर और ग्रेजुएशन करने के बाद कायदे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, और फिर उसके बाद जो है वो गार्डन कॉलेज में ही होते हुए पीएसएफ के साथ एसोसिएशन रही, और उस तरह से पीएसएफ में जो है वो। अच्छा, उस वक्त पीएसएफ में कोई ओहदा था आपके पास? जी, पीएसएफ में मैं था, मैं गार्डन कॉलेज के अंदर पीएसएफ में मौजूद था उस पीएसएफ के साथ, क्योंकि मेरा ये मानना था कि बगैर ओहदे के बंदा ज्यादा खुल के काम कर सकता है, बहुत अच्छी सी तनकीद भी कर सकता है, बहुत सारी बातें कर सकता है। तो इसलिए मैंने ओहदा लेने से मुझे उस वक्त प्रेसिडेंट ने कहा, मुझे याद पड़ रहा है कि ये बेनजीर भुट्टो का दौर है। बिल्कुल, तो बेनजीर भुट्टो से इस हवाले से कोई मुलाकात अगर आपकी हुई हो तो वो बताइए हमें। बीबी शहीद के जो जलसे होते थे उनसे भी वहां पे भी मुलाकात हुई थी, और इसी तरह से एक बेस्ट वेस्टर्न में मीटिंग थी जो कि इनकी, तो उस वहां पे भी बीबी शहीद से मुलाकात हुई थी। लेकिन जो आजकल पीपल्स सेक्रेटरीट है, यहाँ पे बीबी शहीद से जो मेरी मुलाकात हुई थी उसमें मैं उनसे मिला था, वो मुझे बिल्कुल याद है और बहुत अच्छे से याद है कि उनसे जो है वो पूरा जो है वो डेलीगेशन आया था मिलने के लिए, और वहाँ उसमें मैं भी मौजूद था। अच्छा, मैं इस पे यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से थोड़ी सी देर में बात करता हूं। पहले मैं आपकी एसोसिएशन के ताल्लुक से थोड़ी नाजरीन को इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्या एसोसिएशन है जी आपकी, क्या मकासद है इसके, वो बताइए। पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन एक इदारा है, डीपीओ है, डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है, और हम अफराद बाहम माजूरी की माशरे में बहाली के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से काम करते हैं। हम बुनियादी तौर पर रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ, ताकि एडवाइजरी रोल के तौर पर मुख्तलिफ जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं जो काम करने वाले पॉलिसी मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उनको रहनुमाई देते हैं कि रिसर्चेस के थ्रू कि ये काम करने की ज़रूरत है। ये जिस तरह से छोटी सी मिसाल देता है, चलो तो मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद का जब लॉ आया था इसके अंदर कुछ लूप होल्स थे, और वो लूप होल्स हमने डायलॉग्स के जरिए जो बताया था कि ये उसके अलावा हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो का डिसेबिलिटी ऑडिट भी किया था 2018 और 13 के मैनिफेस्टो। ये आपकी एसोसिएशन ने काम किया? जी बिल्कुल। अच्छा। और उसके अलावा हमने ब्रिंगिंग डिसेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नेट एक रिसर्च की थी, बहुत सारी और रिसर्चेस की, और उसके अलावा हम वुमेन लिविंग विद डिसेबिलिटीज की एम्पावरमेंट के हवाले से ट्रेनिंग करते हैं। और कोई हम लोग ट्रेनिंग अब तक कितनी खवातीन को आप ट्रेनिंग? हम लोग
300 से ज्यादा खवातीन को ट्रेन कर चुके हैं मुख्तलिफ अजला में, पेशावर, नवाबशाह, कराची, फैसलाबाद। After getting training, they are able to get employment and They are able to खुद अपना self employment के काबिल। They are able to not only get employment, but they are also able to raise their own voices, and they can be turned into जो सर्वाइवर से या उससे जब वो एजेंसी के तौर पे वो हम तब्दील करते हैं, एम्पावर करते हैं कि वो अपनी आवाज खुद उठा सके, क्योंकि जब तक कुछ तबका खुद अपनी आवाज नहीं उठाता उस वक्त तक वो सही मानों में बाइख्तियार ही नहीं होती। एक तो खातून, दूसरी डिसेबल फिजिकली भी हो या अगर विजुअली हो तो वो एक और भी मसला बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद यू ट्रेन दोज विमेन फॉर एम्पावरमेंट। यस, अब हम उनको एम्पावर करते हैं और उनको बताते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई फंडिंग वगैरह मिलती है आपको? सरकार की तरफ से हमें फंडिंग नहीं मिलती। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? हम सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो होता है मुख्तलिफ कंपनीज उनसे राब्ता करते हैं और उनको कहते हैं कि आप क्योंकि आपने ये जब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी रजिस्टर कराई थी तो आपने ये कमिट किया था कि सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप अपनी जो है मुख्तलिफ सोशल कॉजेज के लिए देंगे, तो उस तरह से आप मैनेज करते हैं। जी जुल्करनैन साहब, तो ये आप इस तरह फंडिंग अपनी रेस करते हैं मुख्तलिफ कंपनी से? बिल्कुल। तो ये अच्छी आपकी काविश है। तो इसमें कितने लोग और आपके साथ शामिल हैं इस एसोसिएशन में? देखिए, हमारा 7 लोगों का स्टाफ है और हमारे जो है वो तकरीबन 150 के करीब जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, मुख्तलिफ डिसेबिलिटी के साथ लोग हैं, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से जो लोग हैं वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे साथ काम करते हैं। मोस्टली आपके वॉलंटियर्स हैं और कुछ आपके एम्प्लॉयज भी होंगे? एम्प्लॉयज हैं, 7 लोग एम्प्लॉयज हैं। 7 लोग सर, तो उनको आप तनख्वाह देते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आप काम करते हैं इसमें रिसर्च वर्क भी शामिल है? जी बिल्कुल, हम रिसर्चेस भी करते हैं। हमारी मुख्तलिफ तहकीक है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करते हैं कि सोशल क्या क्या चीज़ें हैं और मुख्तलिफ रिसर्चेस हमारी जो है वो कामयाबियां भी हासिल होती है हमें। जिस तरह स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी दी है कि आप एक्सेसिबल बैंकिंग के हवाले से या जो मुख्तलिफ कवानीन आए हैं वो भी हमारी रिसर्चेस के नतीजे में है। और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो इंक्लूजन के हवाले से, पॉलिटिकल इंक्लूजन के हवाले से जो है वो स्पेशली हमने बात करते रहते हैं कि अफराद बामाजूरी की जो है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन होनी जरूरी है। और इस सिलसिले में हम 2 कामयाबियां जो है वो पंजाब और सिंध के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो है वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर सीट्स एलोकेट की गई है। अच्छा, ये आपकी कामयाबी है? बिल्कुल। अच्छा, आपने रिसर्च करके आपने वो डॉक्यूमेंट जमा कराया, उसके ऊपर काम हुआ? उस पे जी बिल्कुल हम लोगों ने वॉइस उठाई। अच्छा, इसमें नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सब एक पेज पर है? देखिए, पीटीआई हो? बात ये है कि इसमें फर्क है। इसमें फर्क ये है कि पीटीआई में जो काम हुए थे उनको रिवर्स किया। अच्छा, डिसेबल के हवाले से भी जो हुए थे उसको आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। उसकी मिसाल मैं आपको देता चलूं ताकि आसानी से आपके देखने वालों को भी समझ आए। स्पेशल फ्रेंड्स एक प्रोग्राम था जो कि 2009 में एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जरदारी साहब ने जो है वो किया था। बैतुल माल में 50,000 कोई भी बैतुल माल के पास रजिस्टर्ड होता था तो एक बंदा तो 50,000 सालाना देता था बैतुल माल, और अगर 2 होते थे तो ये अमाउंट डबल से ज्यादा हो जाती थी। पीटीआई की हुकूमत जब आई तो उन्होंने वो जो 50,000 था उसको 24,000 कर दिया एक बंदे के लिए। अच्छा। 2,000 मंथली। तो विच मीन्स कि वो रिवर्स कर दिया। एक दूसरा ये था कि 1970 नहीं ना असगर साहब, मैं जरा क्लियर कर लूं, ये अमाउंट किस लिए? उसको माली सपोर्ट करने के लिए, वो मुआवनत के लिए सपोर्ट करने के लिए बैतुल माल देता था। अच्छा, तो ये एक माकूल बात है आपके ख्याल में कि आप जब काम कर सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत भी है, आप एक मैनेज कर सकते हैं चीजों को, ट्रेंड भी हैं, तो आप क्यों सरकार से वो उस पैसे में से पैसे लेंगे कि जो डिसेबल्स यानी ऐसे लोगों के नहीं होता है कि जो कुछ कर ही नहीं सकते? देखिए, ये मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ डिसेबिलिटी के साथ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है, वो काम नहीं कर सकते।
मसलन फिजिकल इम्पेयरमेंट भी है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है बहुत सारे। मसलन कुछ लोग होते हैं जिनका हेयरिंग भी होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी होती है, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज जब होती है तो उनके लिए काम करने की वो मुश्किल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38D ये कहता है कि रियासत हर शहरी का जो माश है उसका बंदोबस्त करेगी, उसकी अगर वो कोई कंफर्मेट उसकी डिसेबिलिटी है या कोई उसकी बीमारी है। आप ये कह रहे हैं कि ये काम आपके अपने लिए नहीं था, लेकिन कोई अगर ऐसा डिसेबल है कि जो काम करने के काबिल ही नहीं है तो उसको वो पैसे जरदारी साहब के दौर में 50,000 रुपए एलोकेट किए गए थे और पीटीआई की हुकूमत ने उसको 24,000 कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस पे एहतजाज किया कोई आपने? हम लोगों ने इस पे आवाज उठाई थी, प्रेस स्टेटमेंट इशू किए थे, मेरे मुख्तलिफ अखबारात में इसके हवाले से। इसमें एक दौर जरदारी साहब के बाद नून लीग का भी था, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ? उसमें यह हुआ था कि उसमें वो लोगों के रजिस्ट्रेशन मुश्किल जरूर थी, लेकिन उस पैसे को कट नहीं लगाया गया था। अच्छा, वो काम उस तरह हो रहा था जिस तरह जरदारी साहब ने सेट किया था। अच्छा, नून लीग ने उस पर कट नहीं लगाया, पीटीआई ने आगे कट लगाया। बिल्कुल। एक और आपको मिसाल देता है, चलो अगर मैं भी जिस समय जा रहा हूँ, विजुअल इम्पेयरमेंट है मेरे साथ, अब लामाला कोई ना कोई बंदा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कोई बंदा स्कॉट करेगा। हाँ। पीआई के अंदर और रेलवे के अंदर ये था कि 1974 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कुछ जो तारीखी मुगालते हैं लोगों को, उनको करेक्ट करना जरूरी होता है। 74 में ये हुआ था कि उसमें जो कोई देख नहीं सकता उसका 50% और जो उसके साथ है उसका 25% टिकट में रिलैक्सेशन थी। अच्छा, ये आप पीआईए की बात कर रहे हैं? पीआईए में और रेलवे में। अच्छा, ठीक है। ये 1974 की ये चीज थी। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो उस वक्त ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये भी शामिल किया गया था। स्पेशल एजुकेशन के इदारे जो काम कर रहे हैं ये भी बनाए गए थे, और उसके अलावा जो है ये रिलैक्सेशन किराया में उस वक्त दी गई थी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एम्पावर हों और बाहर निकले और अपने रोजगार के लिए आगे जा सके। अच्छा, हुआ ये कि वो जो रिलैक्सेशन थी पीटीआई गवर्नमेंट के दौर में, वो रिलैक्सेशन इतने सालों से चल रही थी, जो कि बहुत सारे लोगों के एफर्ट की वजह से थी। वो रिलैक्सेशन भी 50% की बजाय 40% पहले खत्म कर दिया गया रेलवे के अंदर, और फिर वो 40% कर दिया गया। स्कॉट का कहना है कि दो काम पीटीआई ने किए डिसेबल के खिलाफ, एक उनके 50,000 रुपए जो सालाना उनको मिलते थे वो कम कर दिए, दूसरा जो रेलवे और पीआईए में उनको रिलैक्स था 50% का, वो पहले खत्म कर दिया और फिर कम करके 40% कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो इस पे कोई आपने एहतजाज किया? कोई आपकी पार्टी ने इस पे एहतजाज किया, यानी पीपल्स पार्टी? अब इशू ये था कि उस वक्त में डिसेबिलिटी की जब बात आती है तो बहुत दफा जो बंदा खुद पानी के अंदर होता है वही गहराई का अंदाजा जानता है, और बहुत दफा क्योंकि जब आप उस तरह से चीजें बिल्ट इन नहीं होती तो उस तरह से ये चीजें, हाँ ये जरूर है कि केपी के अंदर जब कोटा को वो उस तरह से किया गया तो केपी की प्रोविंशियल असेंबली की जो मेंबर है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने केपी के अंदर सवाल उठाया, और इसी तरह से नेशनल असेंबली के अंदर इसके हवाले से सवाल उठाए गए थे इस हवाले से। और जो हमने सजेशन दी थी पीटीआई गवर्नमेंट को लॉ में, इस्लामाबाद के लॉ के हवाले से हमने 29 सजेशन दी थी। अच्छा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी उस वक्त ह्यूमन राइट कमेटी नेशनल असेंबली में भी, और सेनेट के अंदर भी ह्यूमन राइट कमेटी ने वो सजेशंस जो है वो अप्रूव की थी। जब वो लॉ पास हुआ जॉइंट सेशन के अंदर तो उस वक्त उन सजेशंस को टर्न डाउन कर दिया गया, और सिर्फ 3 से 4 सजेशंस उसके अंदर रहने देगी। और इवन जो लॉ पीटीआई लेके आई उसमें डेफिनेशन भी जो 1981 के ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन थी जो आउटडेटेड एब्सोल्यूट डेफिनेशन थी, इस्लामाबाद की लॉ की डेफिनेशन भी उन्होंने वो दे दी। तो दैट्स द थिंग जिसको हम उस वक्त भी प्रोटेस्ट करते थे, और यही वजह थी कि हमने इतनी डेलिब्रेशन और कंसल्टेशंस भी की थी और मुख्तलिफ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड भी लिया था कि इस हवाले से कि डेफिनेशन इसके अंदर रिवाइज होने की जरूरत है। अच्छा, मैं अब अगर आपकी एजुकेशन के हवाले से ये डिसेबल्स की एजुकेशन के हवाले से, खासतौर से नाबीना अफराद की एजुकेशन के हवाले से आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। क्या मुश्किलात पाकिस्तान में दरपेश हैं नाबीना अफराद को तालीम हासिल करने के लिए?
बहुत अहम सवाल है ये कि अफराद वहाँ माजूरी की जब हम बात करते हैं, बसारत से महरूम जो लोग हैं या बिनाई से महरूम जो लोग हैं, उनके लिए सबसे पहले तो मुश्किल ये होती है कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल दूर दूर होते हैं। अच्छा। पंजाब और सिंध के अंदर हर तहसील के अंदर है, लेकिन आपको अंदाजा है कि ये तहसील का रेडियस 90 किलोमीटर के राउंड होता है, और वहां पे जो है वो उस तरह से हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो उसमें जा सके। तो ये पहली तो मुश्किल, स्कूल जाना ही मुश्किल है। और अगर हम यूं इसको देखें, मैं आपको थोड़ा सा आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि जितनी डिसेबिलिटी के साथ लोग हैं उसमें से 94% लोग बुनियादी तालीम तक जा ही नहीं पाते। अच्छा। और ये यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर एक खास परसेंटेज है लोगों का कि जो बसारत से महरूम है या दीगर डिसेबिलिटी है उनके अंदर, लेकिन मैं स्पेसिफिक बसारत से महरूम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से 80% स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते। उसकी वजह स्कूल से फासला, घर से उनका स्कूल का फासला, घर से स्कूल का फासला है, माशरे में पाए जाने वाले रवैये हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि, और दूसरा सबसे अहम चीज ये होती है कि वालिदैन को ये खौफ होता है कि अगर उन्होंने बताया कि उनके बच्चे में किसी में कोई डिसेबिलिटी है तो वो बच्चा जो है वो उनके माशरे के अंदर उनका मकाम जो है उस पर फर्क आएगा, और इस वजह से लोग अपने बच्चों को छुपाते हैं। अच्छा, आपने जिस स्कूल में एजुकेशन हासिल की वहां कितने आप जैसे और स्टूडेंट्स थे? जब मैंने स्कूल में एजुकेशन हासिल की तो उस वक्त 60 लोग थे। 60 लोग थे। और ये कौन सा इलाका है, कौन पंजाब का? नहीं, उस वक्त ये G72 में इस्लामाबाद में स्कूल था, मेरे इस्लामाबाद की स्कूलिंग है। हाँ, वो आपने शुरू में बताई, तो ये वहीं पे आपने स्कूलिंग की। और ये कितने स्कूल, अगर मैं आपसे पूरे इस्लामाबाद की बात करूं तो कितने स्कूल यहाँ पर हैं? इस्लामाबाद में विजुअल इंपेयरमेंट के लिए एक ही स्कूल है। एक ही स्कूल है पूरे इस्लामाबाद? जी बिल्कुल। और ये अंदाजन कितने होंगे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये जरूरत होती है स्कूल की, स्कूलिंग की तारीख की? देखिए, हम अगर देखें तो जो बच्चे 15% आबादी तो डिसेबिलिटी के 15%? जी बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड ये WHO के एस्टिमेट्स हैं, मेरे नहीं है। अच्छा। और ये बिल्कुल यही एस्टिमेट, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं WHO। ये मोहतात अंदाजा है? यस। अच्छा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? इससे ज्यादा हो सकते हैं, मेजर टू माइनर डिसेबिलिटी। अच्छा। कि माइनर डिसेबिलिटी मुराद ये है कि हम इसको यूं देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स 18 मीटर तक ना मेन स्ट्रीम बंदे के साथ देखता है की तरह देखता है, और उससे ज्यादा में उसकी अगर डिसेबिलिटी बसारत इफेक्ट होती है तो दैट मीन कि उसको डिसेबिलिटी है। अच्छा। अगर किसी शख्स की बोलने की इस्तेदाद कार इफेक्ट होती है तो मतलब यह है कि उसकी डिसेबिलिटी है। अगर किसी शख्स की हियरिंग की इस्तेदाद कार कुछ डेसिमल का फर्क है, यानी कि तो वो डिसेबिलिटी, मतलब यह है कि अगर किसी शख्स की 40% कोई भी जो जिस्मानी इस्तेदाद कार है वो कम होती है तो वो उस डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया पे फॉल करता है। अच्छा। इस वजह से ये नंबर जो है वो ये है 15% आप कह रहे हैं? जी, जिसमें कि ज़हनी माजूरी, बसारत से महरूमी, समाज और गोयाई से महरूमी, फिजिकल इम्पेयरमेंट या चलने फिरने के इस्तेदाद, अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि कितने परसेंट लड़कियां और कितने परसेंट लड़के? इसमें मेल का जो तादाद है, फीमेल की तादाद है वो तकरीबन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। जो अप्रॉक्सीमेटली दुनिया के अंदाजे हैं उसमें यह है कि 60% के करीब जो है वो डिसेबिलिटी के साथ खवातीन होती हैं और 40% जो है वो अफराद। अच्छा, ये मैं बड़ा थोड़ा सा नाजुक सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाज़रीन के नॉलेज के लिए, और यकीनन आप तो बड़े हौसले से जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि आप एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं कॉम्पिटेंट अंदाज से। ये आप रंगों को कैसे महसूस करते हैं? जिंदगी का जो है वो आप महसूस करते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह लाइट्स हैं। मेरे नजदीक तो अगर मैं देखूं तो काला और सफेद ही दो रंग हैं, या फिर जो है वो अगर यूं देखें तो बाकी, या सनलाइट जो है उसको थोड़ा डार्क कर लें तो वो रेड कलर बन जाती है, और पत्तों का कलर जो है वो जरा उसकी इसका एहसास होता है आपको रेड कलर? ये शुरू में नहीं था, मैंने एक सर्जरी कराई थी तो उसके बाद इस आंख से मेरा जो है वो लाइट और डार्क का परसेप्शन जो है वो, अंधेरे रोशनी का परसेप्शन बनना शुरू हुआ था। अच्छा,
ये कंप्यूटर कैसे चला लेते हैं आप, ये मोबाइल कैसे ऑपरेट कर लेते हैं? कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद जो जॉब एक्सेस विद स्पीच वो कहलाता है। जो चीज कंप्यूटर के ऊपर होती है वो सारी की सारी जो है वो बोलता है कंप्यूटर, उसको मैं टाइप भी कर लेता हूँ। अच्छा, टाइप कर लेते हैं। तो टाइप करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए? बिल्कुल ट्रेनिंग चाहिए। मतलब वो आम आप जैसा तो नहीं, आप तो कॉम्पिटेंट आदमी है, आप जिन लोगों को ट्रेन करते हैं उनको ये सिखाते हैं? हम बुनियादी तौर पर जो हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बात रखनी है, कैसे उन्होंने माशरे के अंदर जाना है और कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहां से वो तरबियत ले सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी इसलिए होता है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वो कहां से तरबियत ले सकते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर एक NTCSP के नाम से इदारा है और यकीन कीजिए कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो इदारा जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराता है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी कराता है और बहुत सारे काम कराता है नाबीना अफराद को, हर तरह की डिसेबिलिटी के लोगों के लिए। बिल्कुल, और सारे से मैं तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि उसकी पब्लिसिटी करे। बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मसला है इसमें ना, क्यों गवर्नमेंट पब्लिसिटी करेगी जब कोई शख्स डिसेबिलिटी के साथ वहां पे मौजूद ही नहीं होगा? तो वो क्यों पब्लिसिटी करेगी? यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐवान में उनका नुमाइंदा कोई मौजूद नहीं होगा? जाहिर है ऐवान में नुमाइंदा। इसमें मैं बात करता हूँ आपसे, यकीनन पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है ना, मैं उस पर बात करता हूँ। दो तीन चीजें और मैं जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो बसारा से महरूम लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो पढ़ने की किताबें होती हैं वो किस फॉर्म में मिलती हैं और क्या वो उस मिकदार में, उस तादाद में होती है जितनी होनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि किताबें शुरू में ब्रेल में मिलना राइट है उन लोगों का, अल्टरनेटिव फॉर्मेट UNCRPD इसको कहता है। ये किताबें मिलना राइट है, लेकिन ये किताबें स्पेशल एजुकेशन के इदारों के अंदर भी पूरी नहीं मिलती। अच्छा। जब हमने पढ़ा था तो प्राइमरी तक बहुत दफा मैथ की किताब जो है वो तीसरी जमात के बाद मौजूद ही नहीं होती थी। अच्छा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं क्योंकि उनके पास ये किताबें नहीं होती हैं और वो ये किताबें ना होने की वजह से क्वालिटी जो है वो फर्क होती है। इस वजह से एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर फर्क आता है। तो ये अक्रॉस द कंट्री ये सूरत हाल है या सिर्फ आप इस्लामाबाद की बात करें? नहीं, ये पूरे मुल्क के अंदर ये सिचुएशन है। सिंध भी शामिल है इसमें? बिल्कुल। बिल्कुल, कोई थोड़ा किसी मैं अब आपसे थोड़ा सा गैर जानिबदार अंदाज से इस पे तबसरा चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन उसके बावजूद आप एक फेयर एनालिसिस मुझे दीजिए कि किसी गवर्नमेंट ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या किसी और जमात की, इस तरफ तवज्जो दी है कि बच्चों को जो बसारा से महरूम है या डिसेबल है किसी भी हवाले से, उनकी एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स करनी चाहिए? ओके, मैं आप इसके थोड़ा सा मैं बताता चलूं। 1972 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका चैप्टर नंबर 15 स्पेशल एजुकेशन की बात करता है और इससे पहले पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन की बात कहीं किसी डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे नहीं की गई थी। नहीं, ये तो ठीक है सर। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिख दी। सब यही करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बात है। मैं थोड़ी सी आगे इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूं। आगे मैं वही बात लेके चलता हूं। उसके तहत ये हुआ कि बजट एलोकेट हुए। ये जो अब में जो थोड़े से एफर्ट्स नजर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ तरह के, ये उस पॉलिसी के रिजल्ट में जो है वो मुख्तलिफ स्पेशल एजुकेशन के इदारे बने थे। अच्छा, उसके बाद की आप बात कर रहे हैं तो उसमें मसला ये था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का कन्वेंशन है जो डिसेबिलिटी के हवाले से, उसको पाकिस्तान ने 82 में आया और पाकिस्तान ने 95 में 25 सितंबर को उसको साइन रेटिफाई किया। तो आप ये अंदाजा कीजिए कि विल कितनी थी। और उसको जब साइन एंड रेटिफाई किया तो मतलब ये है कि उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये ऑब्लिगेशन हो गई कि जितना किताब सिलेबस मौजूद है उसको अल्टरनेटिव फॉर्मेट में फराहम करे, डिसेंट रीजनेबल एक्सेसिबल वर्क एनवायरनमेंट फराहम करें। अच्छा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट का जो कवर्नेंट है वो, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी की पॉलिसी जो है 2006 में बनी, 2 में और फिर 6 में बनी। उस पॉलिसी में स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी थी, ओवरऑल डिसेबिलिटी की पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, फिर UNCRPD जब पाकिस्तान ने साइन किया और रेटिफाई किया 2011 में, उसके बाद पाकिस्तान में जो डिसेबिलिटी के हवाले से लेजिस्लेटिव फ्रंट्स पे काम होना शुरू हुआ और उसमें इंक्लूडिंग जो है वो जो आपने बात की कि काम
नहीं हुआ, वजह ये थी कि डिसेबिलिटी के साथ जब कोई शख्स होता है तो उसकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। वो नीड्स वो शख्स खुद बता सकता है। अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे फैसला साजी के अंदर जो पॉलिसी बनती है, जहाँ पे लॉ की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पे भी जब तक डिसेबिलिटी के साथ लोग खुद नहीं बैठे होंगे तो वो अपने हवाले से एजुकेशन की पॉलिसीज को, मुख्तलिफ चीजों को तरतीब नहीं दे सकेंगे। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में कितने PhDs हैं जो मसारत से महरूम है? कोई इस तरह का फिगर है आपके पास? क्योंकि मैं कुछ लड़कियों को, बच्चों को जानता हूं जो PhD कर रहे हैं और लेक्चरर भी हैं और वो डिसेबल हैं। मेरे अपने मोहल्ले में बारगांव में रहते हैं, एक फैमिली है, इसके घर में 3 बच्चे डिसेबल हैं और बसारत से महरूम। मेरे पास जो कुछ ना कुछ बड़ी कर, मेरे पास जो रिकॉर्ड है साउथ एशिया का फर्स्ट फिजिक्स में PhD कनाडा से जिसने किया है वो है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे जहां तक मुझे नॉलेज है 12 लोग हैं PhD जो विजुअली पाकिस्तान में हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, नहीं, मैं कई लोगों को जानता हूं जो प्रोफेसर हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर जरूर हैं, लेकिन PhD जो जिन्होंने किया हुआ है, PhD प्रोफेसर जो है ना, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे जो है वो ऐसे 12 लोगों का जो हमें कंफर्म है कि जिनका PhD कंप्लीट हो चुका है, इन प्रोसेस नहीं है। अच्छा, जो कि ऑथेंटिक, जिसको हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, जो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है कि इन 12 लोगों का। हाँ, ये जरूर है कि प्रोफेसर बहुत सारे हैं और क्योंकि देखिए जब हम 15% पॉपुलेशन कहते हैं जिसका 39% बसारत से महरूमी के साथ है, तो 39% अगर आप उस 15% का कैलकुलेट करिए तो इसका मतलब ये हुआ कि 35.2 मिलियन जो डिसेबिलिटी के साथ है। अगर आप इसका 39% कैलकुलेट कीजिए तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, दैट इज अ ह्यूज नंबर। उसमें से अगर चंद एक उंगलियों पे गिने चुने लोग प्रोफेसर हैं तो वो मायने नहीं रखते। ठीक है, इतने मतलब उनकी इंपॉर्टेंस बनती नहीं है। पूरे माशरे में जितने भी बसारत से महरूम है सबको बराबर का हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी सियासी बात आपसे करूं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, जैसा कि हमने इब्तिदा में बात की आपके कैरियर के हवाले से। बिल्कुल। पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात है कि जो इस वक्त डिसेबल की बात कर रही है और डिसेबल को पोजीशन देने की बात कर रही है? आप अगर हम देखें तो डिसेबिलिटी के हवाले से 2018 के हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो का डिसेबिलिटी ऑडिट भी किया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कि डिसेबिलिटी के हवाले से सीट्स एलोकेशन की भी बात करती है, डिसेबिलिटी के हवाले से प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट, हर जगह पे सीट एलोकेशन की बात करती है। और उसके लिए जो है वो उसके लिए उन्होंने कदम भी उठाया जो कि सिंध के अंदर लोकल बॉडीज के अंदर जो है वो 1% सीट एलोकेट की हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। अच्छा, इसमें के लिए ये तो मैं बात करता हूँ आपसे अभी, लेकिन इसमें जो अहम पहलू है वो ये कि डिसेबल को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी कोटा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महसूस किया। जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कितने परसेंट? पहले इनिशियली जब जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था उसमें उसके तहत 1% था और बाद में फिर जो है वो कोटा जो इंक्रीज होके जो है वो 2009 में जो है उसको 2% किया गया और अब सिंध के अंदर 5% है, बलूचिस्तान के अंदर 5% है, पंजाब में जो है वो समवट 3 to 4% है और KP के अंदर भी 3% है। और इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद का लॉ जो है वो उस तरह से उसको कैटेगोरिकली वो डिफाइन नहीं करता, वो जो सीट्स है उसका 0.5% एडवर्टाइज सीट का 0.5% उसकी बात करता है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप ये कह लेंगे पाकिस्तान में वाहिद जमात है कि जो डिसेबल्स को नुमाइंदगी, ऐवानों में नुमाइंदगी देने की बात। इसकी मैं थोड़ी सी मिसाल देता चलो ताकि आपके सुनने वालों को ये ज्यादा बेहतर अंदाजा हो। जो स्पेशल CNIC है, जो खुसूसी शनाख्ती कार्ड है डिसेबिलिटी के साथ, जो जिसपे बहुत सारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था। उससे पहले जब वो इस तरह का सर्टिफिकेट के लिए लोगों को भागना पड़ता था और वो सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड दो चीजें संभालनी पड़ती थी। तो ये पाकिस्तान को ने अगर डिसेबिलिटी के साथ लोगों को कोई शनाख्त दी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि वो ऐवानों में नुमाइंदगी देने की बात करते हैं और 1% कोटा लोकल बॉडीज में उन्होंने एलोकेट किया। इम्प्लीमेंट कितना हुआ वो बताइए।
चार पांच डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हमने खुद लोगों को अप्लाई करवाया है, नहीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के वो तो अंदर। सही है सर, सिर्फ अप्लाई कराने की बात नहीं है, आए कितने वो मुंतखब होके, क्योंकि बैठे कितने। अभी इस बार इस सिलेक्शन में पीपल्स अब जैसे आप खुद हैं, मेरे हिसाब से तो आपको सेनेट का मेंबर होना चाहिए इस कोटे के ऊपर, और इस हवाले से कोशिशें भी होनी चाहिए आपको। आपकी पार्टी जो आप इतने डायहार्ड कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उसको इस हवाले से सोचना चाहिए कि जुल्करनैन असगर को सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन, ताकि वो वहां बैठकर वो वाली कानून साजी कर सके जिसकी आप अभी यहाँ पे निशानदेही कर रहे हैं कि अगर एक आदमी डिसेबल नहीं है तो वो मसाइल को नहीं जान सकता कि डिसेबल के क्या मसाइल हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया आपके साथ अब तक? अगर ऐसा होता है तो ये एक रीत होगी, और पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश में एक रीत सेट होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जो है वो पायनियर होगी कि वो इस तरह की चीज जो है वो करे। लेकिन यानी एक मिनट मैं तो क्लियर कर दूं ना, आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सेनेट का रुकन बनाती है या कौमी असेंबली का रुकन बनाती है अपने किसी खास कोटे पर, तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक नई रीत होगी और नई सियासत का एक आगाज होगा पाकिस्तान में कि डिसेबल को भी आपने नुमाइंदगी दी है उन ऐवानों में कि जहां पे कानून साजी होती है, यही कह रहे हैं? बिल्कुल, उसमें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पायनियर होगी कि वो डिसेबिलिटी की जो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से उन्होंने इकदाम उठाया और वो इंश्योर किया उस चीज को। नहीं, वो करना चाहती है कि नहीं, आप मुझे बताइए। करंटली आप, चूंकि आपने बेनजीर भुट्टो के साथ भी काम किया, आप आसिफ अली जरदारी के साथ भी काम कर रहे हैं, अब करंटली वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो? बिल्कुल वो चाहते हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टो में लिखा भी है उन्होंने। इसके लिए जो चीज चाहिए होती है वो, क्योंकि जब किसी भी तबके को नुमाइंदगी दी जाती है तो उसके लिए सीट्स एलोकेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है, जिसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो वो उस वजह से हाँ, इसके लिए लेकिन देखिए इसमें दो बातें हैं ना, एक तो एक सीट एलोकेट करेंगे और फिर पता नहीं वो 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, लेकिन अभी रिसेंटली अगर पीपल्स पार्टी बाइख्तियार है वो ये काम कर सकती है, और वो माजी में इस तरह के काम करती भी रही है। बिल्कुल कि आपको फॉर तौर पर किसी भी कोटे में आपको आगे ले आए या एक जनरल सीट के ऊपर आपको सेनेट का मेंबर बना दे, तो इसमें क्या मजा है? अब बिल्कुल ये पार्टी को मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। आप जाहिर है कि खुद तो ये बात नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपकी तरफ से मुतालबा कर सकता हूं कि भाई एक डायार्ड कारकुन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप डिवोटेड हैं। स्टूडेंट लाइफ से आज तक आपने कोई ट्रैक नहीं बदला, कभी नून लीग में नहीं गए, कभी आप पीटीआई में नहीं गए, तो आपके लिए आपका तो ये हक बनता है ना। आप जैसे और कितने लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डिसेबल है? बिल्कुल, आपका ये बहुत अहम सवाल है। डिसेबिलिटी के साथ ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग थे वो पीटीआई की तरफ गए थे। अच्छा। और वो उनके स्लोगन्स की वजह से गए थे। अच्छा, वो ट्रैप हो गए, नारों में ट्रैप हो गए। नारों में ट्रैप हो गए। आज नेवर, मैं कभी भी जो है उस तरह के नारों में ट्रैप नहीं हुआ, नहीं मैं। नहीं तो इसमें तो आपने जो बात की कि उन्होंने तो 50,000 रुपए कम करके 24,000 कर दिए, तो फिर वो वापस आए, उन्होंने सोचा कि हम गलत जगह जा रहे हैं या गलत खिड़की पे आप खड़े हो गए। मसला ये है कि पीटीआई में जब लोग जाते हैं तो वो ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। अच्छा, और सोचने समझने की वो सलाहियत के वो उस चीजों को एनालाइज करें वो नहीं होती उनके अंदर। तो वहां पे वो फिर वो लोग जब एक बार उस तरह के उस एक्सपोज हो जाते हैं उस तरह के एनवायरनमेंट में से, तो वो फिर जो है वो उस तरफ को नहीं जाते। तो ये वापसी की तरफ शायद शाज़ नज़र कोई जो है वो हो तो वो उस तरफ को जो है वो आता है, अदरवाइज जो है वो मोमन जो है वो लोगों के उस तरह के नहीं आती है। मतलब वही सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, ब्रेन वॉश हो जाती है। बिल्कुल, वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं और वो उस तरह से एक सेट नारों के पीछे भागते हैं, इम्यून हो जाते हैं वो एक तरह के खास तरह के इन्वायरमेंट के, और वो फिर जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाला इन्वायरमेंट है वो उनको रास नहीं आता। अच्छा, मैं अब आखिर में आपसे ये चाहता हूं कि अपने दोस्तों को, साथियों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस इंटरव्यू के थ्रू? सब बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। सबसे पहले तो बात यह है कि जब तक कोई शख्स, कोई कौम अपनी हालत बदलने के लिए खुद अंदाजा नहीं, खुद कोशिश नहीं करती और नजरिए की ताकत से लैस नहीं होती, जब तक कोई लोग या कोई शख्स, कोई भी लोग नजरिए की ताकत से लैस नहीं होते, वो तब तक अपनी हालत बदल नहीं सकते। क्योंकि नजरिया या पढ़ना लिखना, चीजों को समझना,
वो ज़रूरी होता है। और सियासी तौर पे सियासी अमल के अंदर शामिल होना यह हर शख्स का हक है, ख्वाह वो माजूरी के साथ है या बगैर माजूरी के है, यह हर शख्स का राइट है। और ये राइट हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और तरक्की पसंद सोचों के साथ खड़े हो, हमेशा तरक्की पसंद नजरिए के साथ, तरक्की पसंद सोच के साथ और तरक्की पसंदी की तरफ जो है वो खड़े हो और उसी हवाले से बात रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब जुल्करनैन असगर साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, जुल्करनैन असगर माजूरी को कभी इन्होंने मजबूरी नहीं बनाया, सारी जिंदगी स्ट्रगल की, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक मैं ये मुतालबा इनकी तरफ से कर रहा हूँ उन पीपल्स पार्टी के दोस्तों से और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन से कि जुल्करनैन जैदी साहब जो एक ज़ख़ीर जहन के मालिक हैं, रिसर्चर हैं, काम कर रहे हैं, इनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में या कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर जगह दी जाए तो ये न सिर्फ ये कि इनको जगह मिलेगी, इनकी नुमाइंदगी होगी, डिसेबिलिटी की नुमाइंदगी होगी ऐवानों में, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में सियासत का एक नया आगाज होगा और ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा कि डिसेबल लोग भी किसी तौर भी दूसरे इंसानों से कम नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।